तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल साहिल पठान एजुकेशन। तो आज है 5 जनवरी 2026। तो देखते हैं डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का आर्टिकल क्या है। तो आज का आर्टिकल है कर्नाटका एडॉप्ट्स रिजोल्यूशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एमजी नरेगा। तो यहाँ पे कर्नाटक जो है एमजी नरेगा को लेकर के एक प्रस्ताव जारी किया है। तो मांग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कर्नाटका असेंबली अडॉप्ट रेजुलेशन अपोजिंग रिपील ऑफ एमजी नरेगा 2005। तो यहाँ पे कर्नाटक विधानसभा ने मनरेगा 2005 को हटाने के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। तो VGGRM एक्ट 2025 के स्थान पर मनरेगा बहाली की मांग किया गया है। तो यहाँ पे एमजी नरेगा क्या है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो लीगल गारंटी ऑफ 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी की बात है, प्रोविजन है। तो यहाँ पे डिमांड ड्रिवन एंड राइट्स बेस्ड प्रोग्राम। तो यह मांग आधारित एवं अधिकार आधारित योजना है, ये याद रखिएगा। आगे है व्हाट इज VBGRAMG एक्ट 2025। तो ये क्या है, हम लोग समझते हैं। एमजी नरेगा समझ लिए, तो महात्मा गांधी गारंटी स्कीम रोजगार योजना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये क्या है, VBGRAM एक्ट 2025 क्या है, तो विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड जीविका मिशन ग्रामीण एक्ट है। तो ये क्या है, विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं जीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम है। तो प्रपोज रिप्लेसमेंट ऑफ एमजी नरेगा, तो मनरेगा के स्थान पर प्रस्तावित नया कानून, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या, इंक्रीज स्टेट फाइनेंशियल बर्डन स्टेट शेयर अप टू 40%। तो राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी बढ़कर कितना परसेंट की बात किया गया है कि 40%, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कर्नाटक गवर्नमेंट स्टैंड किधर है। तो रेजुलेशन पास्ड बाय वॉइस वोट, तो ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित। स्टेट आर्क्स लॉ इज एंटी फेडरल, तो कानून को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताया गया है। किसके द्वारा, तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंटर इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स, तो राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ की बात कहा गया है, किसके, कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो अपोजिशन रिस्पॉन्स क्या है, तो बीजेपी एंड जेडीएस अपोज्ड द रेजुलेशन वर्क आउट फ्रॉम असेंबली। तो यहाँ पे भाजपा व जेडी ने विरोध किया। विधानसभा से वॉकआउट, पर्याप्त चर्चा न होने का आरोप। यहाँ पे इलेक्ट किस चीज़ के लिए लगाया गया है कि प्रॉपर डिस्कशन, तो पर्याप्त चर्चा न होने का आरोप। तो यहाँ पे देखते हैं फेडरलिज्म एंगल से देखते हैं, तो जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि लेबर एंड रूरल डेवलपमेंट कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे श्रम व ग्रामीण विकास समवर्ती सूची के अंदर आता है। अब हम लोग लिस्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लिस्ट जो है, लिस्ट कितने हैं, गवर्नमेंट लिस्ट जो है 3 है। पहला आता है यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट का अपना खुद प्रोविजन होता है, सेंटर का अपना खुद होता है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, इसमें राज्य और यूनियन दोनों का क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों के पास पावर आता है इसके तहत, कंकरेंट लिस्ट के तहत। तो यूनिलेटरल फाइनेंशियल चेंज वी कैन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो यहाँ पे एक तरफा निर्णय से सहकारी संघवाद कमजोर की बात किया गया है। सिमिलर कंसर्न राइज्ड बाय अदर एनडीए रूल्ड स्टेट, तो यहाँ पे अन्य राज्यों ने भी आपत्ति जताई है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इशू क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो आर्टिकल 246 लेजिस्लेटिव पावर्स, तो अनुच्छेद 246 विधायी शक्तियाँ हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिजिकल फेडरलिज्म अंडर स्ट्रेस, तो वित्तीय संघवाद पर दबाव है। उसके बाद राइट बेस्ड वर्सेस स्कीम बेस्ड वेलफेयर डिबेट्स, तो अधिकार आधारित बनाम योजना आधारित कल्याण, ये क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंटर प्रोवाइड करा दिए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। जीएस पेपर ये पीडीएफ में आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि जीएस पेपर 2-3 के रिलीवेंस से, स्टेट एंड सेंटर के रिलेशन से, उसके बाद फेडरलिज्म एंड फिजिकल ऑटोनॉमी, उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारे चीज़ डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। ये की आंसर राइटिंग के लिए है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आंसर राइटिंग की के लिए राइट्स बेस्ड वेलफेयर, फिजिकल डिक्लेरेशन, उसके बाद सोशल जस्टिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आंसर राइटिंग एनरिचमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है SIR इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या SIR इज अ प्रोसेस ऑफ डिलेशन नॉट इंक्लूजन, बंगाल सीएम से इन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे बंगाल का जो वेस्ट बंगाल सीएम जो है ममता बनर्जी, वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि SIR इज अ प्रोसेस ऑफ डिलेशन। SIR जो है प्रक्रिया, यह सिर्फ डिलेशन का प्रोसेस है, नाम हटाने का, नॉट इंक्लूजन। मतलब इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, नाम हटाया जाता है, इंक्लूजन नहीं किया जाता। इसका आरोप है किसका, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल का। किससे बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे है न्यूज़ खबर में क्यों है। तो यहाँ पे अभी न्यूज़ में हम लोग देखे हैं कि SIR इज ए प्रोसेस ऑफ डिलेशन नॉट इंक्लूजन। तो वेस्ट बंगाल सीएम सेज इन सुप्रीम कोर्ट। तो वेस्ट बंगाल की सीएम जो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर रहे हैं कि SIR कि कौन सी प्रोसेस है, डिलेशन की प्रोसेस, इंक्लूजन की प्रोसेस नहीं। ये आरोप है किस पर, SIR पर आरोप लगाया है, और किससे करे, सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं SIR क्या है। तो SIR को हम लोग रीड करते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये SIR जो है, यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसको कंडक्ट कौन कराते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है, इंश्योर एक्यूरेट जेन्युइन इलेक्टोरल रोल्स। तो इसका उद्देश्य होता है जांच करना कि मतलब कितने डेथ हैं, कितने % डेथ हुए हैं, कितने ऐड करने योग्य हुए हैं, कितने का नाम हटा देना चाहिए, कितने माइग्रेट कर गए। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए SIR किया जाता है, जिससे क्या होता है, न्यू वोटर लिस्ट रेडी होता है। उसके बाद इशू राइज्ड, तो मुख्य मुद्दा क्या है, तो एलेज्ड लार्ज स्केल डिलेशन ऑफ जेनाइन वोटर्स नेम। तो यहाँ पे वास्तविक मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाने का आरोप लगाया गया है वेस्ट बंगाल के सीएम के द्वारा। किस पर, SIR इलेक्शन कमीशन पर लगाया कि SIR के द्वारा सिर्फ नाम हटाया जाता है, जोड़ा नहीं जाता, ऐड नहीं किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल सीएम क्लेम्ड 1.4 करोड़ वोटर्स एक्सक्लूड। तो लगभग 1.4 करोड़ मतदाताओं के नाम बाहर करने का दावा किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है कि मे डिलेशन ड्यू टू मिनर स्पेलिंग मिसमैच। तो छोटी वर्तनी त्रुटियों के कारण नाम हटाए गए हैं, ये आरोप हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है। तो CGI बोल रहे हैं कि एवरी जेन्युइन सिटीजन मस्ट रिमेन ऑन द इलेक्टोरल रोल। तो CGI हर वास्तविक नागरिक का नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए, ये किसका टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट के। तो इलेक्शन कमीशन कैन नॉट एस्केप कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चुनाव आयोग संवैधानिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। एरर्स मस्ट बी करेक्टेड नॉट यूज्ड फॉर एक्सक्लूजन। त्रुटियों का सुधार हो, बहिष्कार नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं कि हर वास्तविक नागरिक का नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। उसके बाद बोले कि त्रुटियों का सुधार हो, जो भी गलतियां हुई है उनके सुधार हो, ना कि बहिष्कार, मतलब बाहर नहीं किया जाना, तो एक्सक्लूजन नहीं होनी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है यहाँ पे। तो क्या है, आर्टिकल 324 पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन को पावर कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 324 के अंदर। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पे क्या बोला गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे ये बोला गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो लोकतंत्र का क्या है, आधार है। तो राइट टू वोट, तो स्टेचुरी राइट है, बट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो मताधिकार कानूनी अधिकार है, पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक दायित्व है, ये याद रखिएगा
कि राइट टू वोट जो है या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, यह स्टेचुरी राइट है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, दायित्व है, ये याद रखिएगा। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे गवर्नेंस एंड फेडरल इशू क्या है। तो एलिगेशन ऑफ टारगेटिंग वन स्टेट, तो एक राज्य को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है इलेक्शन कमीशन पर। राइज क्वेश्चन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, तो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रश्न उठा है। उसके बाद नीड फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की आवश्यकता है। तो ये सारे ही याद रखिएगा। चैलेंज इन एसआईआर से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी है। तो चुनौतियां क्या है, तो लैंग्वेज एंड स्पेलिंग वेरिएशन, भाषा व वर्तनी में अंतर की बात है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमोंग वोटर्स, तो वोटर्स में जागरूकता की कमी है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन डिजिटल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे डिजिटल व्हाट्सएप संचार पर अत्यधिक निर्भरता की बात बताया गया है। अब इसका वे फॉरवर्ड है, तो वे फॉरवर्ड क्या है, तर्क क्या है आगे की, तो देखते हैं। इंक्लूजन ओरिएंटेशन रिवीजन नॉट एक्सक्लूजन, तो यहाँ पे समावेशन की बात है कि यहाँ पे समावेशन होनी चाहिए, पुनरीक्षण एक्सक्लूजन रिवीजन अच्छे से होनी चाहिए, उसमें एक्सक्लूजन नहीं होनी चाहिए, इंक्लूजन होनी चाहिए, ये वे फॉरवर्ड है। लोकल लैंग्वेज ट्रेंड ऑफिशियल, तो स्थानीय भाषा जानने वाले अधिकार। उसके बाद रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल्स मैकेनिज्म, तो उसके बाद क्या, मजबूत शिकायत निवारण तंत्र। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईसीआई, तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता व जवाबदेही की बात है, ये वे फॉरवर्ड है। तो उसके बाद यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से बता दिए हैं यहाँ पर कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा, कीवर्ड है। तो एसआईआर, इलेक्टोरल रोल्स, आर्टिकल 324, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेटिक्स इंक्लूजन, तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है, जयशंकर रूबियो वेलकम ट्रेड डील, डिस्कस क्रिटिकल मिनरल्स क्वाड कोऑपरेशन, तो यहाँ पर जो है जयशंकर एंड रूबियो ये दोनों वेलकम किए हैं, स्वागत किए हैं ट्रेड डील्स को। डिस्कस क्रिटिकल, यहाँ पे जयशंकर साहब जो है, तो ये जयशंकर साहब इंडिया के क्या है, फॉरेन मिनिस्टर है। उसके बाद यहाँ पे रूबियो कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो दोनों वेलकम किए हैं ट्रेड डील को। डिस्कस किस चीज़ पर डिस्कस किए हैं, तो डिस्कस क्रिटिकल मिनरल्स क्वाड कोऑपरेशन को लेके डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बैकग्राउंड डेटा क्या है। तभी समाचार में हम लोग देखे हैं कि इंडिया यूएस वेलकम रिसेंट ट्रेड डील्स, तो भारत अमेरिका ने हालिया व्यापार समझौते का स्वागत किया। फोकस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्वाड कोऑपरेशन, तो ये क्रिटिकल मिनरल्स और क्वाड सहयोग पर चर्चा की है। उसके बाद मीटिंग बिटवीन EAMS जयशंकर एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बैठक हुई। अब बैकग्राउंड डेटा यहाँ पे क्या है कि मीटिंग हुआ था वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद फॉलोड कॉल बिटवीन पीएम मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो यहाँ पे पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत के बाद उसके बाद यूएस रिड्यूस टैरिफ ऑन इंडियाज गुड्स टू 18%, तो भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ घटकर कितना हुआ, 18% किया गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड डील्स की पॉइंटर्स, तो यहाँ पे ट्रेड डील्स को लेके की पॉइंट्स है क्या है, रिड्यूशन ऑफ यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स, तो यहाँ पे भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में कमी। उसके बाद क्या, कैंसिलेशन ऑफ पेनल्टी टैरिफ्स लिंक्ड टू रशियन ऑयल, तो रूसी तेल से जुड़े दंडात्मक शुल्क रद्द की बात। उसके बाद बूस्ट ऑफ बायलैटरल इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने की बात है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। तो एग्रीमेंट टू फॉर्मेलाइज कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, तो क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग और औपचारिक रूप देने की बात है। इसका एम क्या है, सिक्योर सप्लाई चेन्स, तो सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। उसके बाद रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना, तो चाइना पर निर्भरता को कम करने की बात किया गया। उसके बाद व्हाई क्रिटिकल मिनरल्स मैटर, तो क्रिटिकल मिनरल्स मैटर क्यों करता है, तो देखते हैं। एसेंशियल फॉर सेमीकंडक्टर्स, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीति। उसके बाद स्ट्रेटजिक
नेशनल सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक। उसके बाद की टू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर आधार। उसके बाद यहाँ पे क्वाड कोऑपरेशन के बारे में भी चर्चा है। तो क्वाड कोऑपरेशन क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन क्वाड, तो क्वाड को मजबूत करने की प्रतिबद्धता। उसके बाद फोकस ऑन इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता पर जोर। उसके बाद टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन रिजिलियंस, तो तकनीकी और सप्लाई चेन की मजबूती की बात किया। ये क्वाड के लिए डिस्कस जो किया था ये है। तो नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस, तो रणनीतिक महत्व क्या है। तो यहाँ पे रिसेट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन आफ्टर टेरिफ टेंशन, तो टेरिफ तनाव के बाद भारत अमेरिका संबंधों में सुधार। काउंटर चाइना डोमिनेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स, तो क्रिटिकल मिनरल्स में चीन ने वर्चस्व को चुनौती दिया। उसके बाद इनहेंस इंडियाज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रोल, तो वैश्विक विनिर्माण में भारत की भूमिका मजबूत होगा। इस स्ट्रेटजी रणनीति है, इसका महत्व है। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर से देखते हैं क्वाड मेंबर्स। उसके बाद इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्रिटिकल मिनरल्स, यूएस लेड इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक प्रियोरिटी रीजन, तो ये सारे चीज़ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। अब यहाँ पर जीएस पेपर 2 और 3 के पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए, तो स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स सप्लाई चेन रेजिलेंस। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है कि द बजट एंड द इम्परेटिव ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि द बजट एंड इम्परेटिव ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, तो आर्टिकल एनालिसिस यूनियन बजट 2026 टू 27 विद फोकस ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन, तो लेख केंद्रीय बजट 26-27 का राजकोषीय समेकन की दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है कि इम्फेसिस ऑन एक्सपेंडिचर प्रियोरिटीज एंड रेवेन्यू प्रोटेक्शन डिबेट सस्टेनेबिलिटी, तो वह प्राथमिकताएं राजस्व संभावना और ऋण स्थिरता पर फोकस की बात है। बजट विजन क्या है, बजट विजन क्या है, तो बजट एलिंग विद गोल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया बाय 2047, तो बजट विकसित क्या, भारत का 2047 तक लक्ष्य है कि भारत को डेवलप्ड बनाना है, डेवलप्ड कंट्री, तो अभी डेवलपिंग कंट्री है। तो फोकस ऑन एडवांस सेक्टर, तो फोकस किस किस चीज़ पर है, तो एआई पर है, बायो फार्मा पर है, सेमीकंडक्टर पर है, क्रिटिकल मिनरल्स पर है। उसके बाद इसमें कुछ कंसर्न्स भी है, चिंता भी है, तो क्या है, पेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो चुनौती क्या है, क्रियान्वयन की गति और प्रभावशीलता लागू करने की बात। एक्सपेंडिचर प्रियोरिटीज क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैव रिड्यूस फ्रॉम 88% 2014 टू 15, तो यहाँ पे क्या है कि राजस्व व्यय का हिस्सा 88% से घटकर लगभग 77% हो गया है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर शेयर इंक्रीज ग्रोथ सपोर्टिव, तो यहाँ पे क्या, पूंजीगत व्यय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि को समर्थन। उसके बाद रिड्यूशन मेनली ड्यू टू डिक्लाइन इन सब्सिडीज, तो सब्सिडीज में कमी मुख्य कारण, तो ठीक है, मुख्य कारण क्या, सब्सिडीज में कमी। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स, तो कैपेक्स एज परसेंट ऑफ जीडीपी रिमेन्स हाई पोस्ट ऑफ कोविड, तो जीडीपी के अनुपात में पूंजीगत व्यय ऊंचा। ग्रोथ रेट डिक्लाइन, तो उसके बाद 28.3% 2023 टू 24 10.8%, तो यहाँ पे 2026 से 27 में अनुमानित वृद्धि 11.5%। ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेंड से। उसके बाद रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से देखते हैं टैक्स बायोकेंसी क्या है, तो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू बायोकेंसी, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ग्रोस टैक्स रेवेन्यू बायोकेंसी, ये 2026 से 27 तक में 0.1% से एक हुआ है। कर उछाल जो 0.8 को कमजोर संकेत है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स बायोकेंसी प्रत्यक्ष कर बेहतर और प्रत्यक्ष कर कमजोर हुआ है। उसके इनडायरेक्ट टैक्स वैकेंसी, तो यहाँ पे जीएसटी कॉन्सिलेशन नॉट कीपिंग पेस विद जीडीपी ग्रोथ, तो जीएसटी संग्रह जीडीपी वृद्धि के अनुरूप नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो फाइनेंस कमीशन XBI रिटेंड स्टेट शेयर
एट 41% इन डिजिबल पोल, तो राज्यों का हिस्सा 41% यथावत। उसके बाद नो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स रिकमेंडेड, उसके बाद राजस्व घाटा अनुदान नहीं। उसके बाद क्या कहता है एफसी ग्रांट्स, तो राज्यों को कुल ट्रांसफर में गिरावट की बात कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं तो पेस ऑफ फिजिकल कंसिडरेशन क्या है, तो एनुअल फिजिकल डिफिसिट स्लोविंग, तो राजकोषीय संकलन की गति धीमी, घाटा घटाने की रफ्तार कम होती जा रही है, डिबेट जीडीपी लक्ष्य रणनीति अस्पष्ट। उसके बाद जीडीपी कंसर्न क्या है, तो डिबेट जीडीपी रेशियो क्लोजली, तो ऋण जीडीपी अनुपात और घाटा आपस में जुड़े, स्पष्ट रोड मैप का अभाव है। उसके बाद फ्रेम लक्ष्य 40% ऋण और 3% क्या है घाटा है, ये सारे डाटा है। उसके बाद इंटरेस्ट बर्डन इशू है, कुछ इसमें इशू भी है, बर्डन इशू है। तो हाई डिबेट, तो अधिक ऋण से ब्याज भुगतान बढ़ा, राइजिंग इंटरेस्ट पेमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट रेशियो नियर 40%, तो राजस्व का लगभग 40% ब्याज में। सीक्वेंजेस स्पेस ऑफ फॉर प्राइमरी एक्सपेंडिचर, विकासात्मक खर्च के लिए कम गुंजाइश। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ा है कि फिजिकल डेफिसिट कैपेड एट 3% हैज स्ट्रॉन्ग रेशनल, तो 3% घाटा सीमा तर्कसंगत। इफ गवर्नमेंट बोरोज 8 to 9% ऑफ जीडीपी क्रॉड्स आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो अधिक सरकारी उधारी से निजी निवेश प्रभावित। अब वे फॉरवर्ड इसमें क्या है, तो वे फॉरवर्ड है कि नीड, किस चीज़ का नीड है, ट्रांसपोर्ट डिबेट फिजिकल ग्लाइड पथ, तो नीड है ट्रांसपोर्ट डिबेट एंड फिजिकल ग्लाइड पथ की स्पष्ट राजकोषीय रोड मैप आवश्यक है। इम्प्रूव जीएसटी बायोकेंसी एंड इनडायरेक्ट टैक्स इफिशियंसी, तो जीएसटी सुधार और कर दक्षता बढ़ाना। बैलेंस ग्रोथ विद फिजिकल एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या है कि विकास प्लस स्थिरता में संतुलन की बात है। यूपीएससी मेंस के लिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बजट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर विकसित भारत बट फिजिकल कंसिडरेशन स्ट्रेटजी नीड्स रिकेबिलेशन, तो बजट दिशा दिखाता है पर राजकोषीय समेकन की रणनीति पर पुनः विचार आवश्यक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।